में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे कोरोना वेरिएंट की दहशत। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको समझाते भी हैं और बताते भी हैं। भारत में दक्षिणी अफ्रीका वाले कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिलने का पहला मामला सामने आने के बाद सरकार अलर्ट पर आ गई है। दक्षिणी अफ्रीका से लौटे 4 लोगों में ये कोविड-19 का ये नया रूप मिला है। सभी पीड़ितों को क्वारंटीन तो कर दिया गया है, लेकिन लोगों में एक नई दहशत अब घर करने लगी है। यहां पे आपको बता दें कि ब्राजील वाले कोरोना वायरस का भी एक मामला फरवरी के पहले हफ्ते में सामने आया था और खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले कोरोना वायरस का रूप ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इन दोनों राज्यों में ही देश के 72% एक्टिव मामले हैं। हालांकि देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या गिरी है। देश में फिलहाल 1.40 लाख से कम कोविड-19 मरीज हैं। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सरकार सतर्क हो गई है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में दूसरी लहर का डर सता रहा है। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद अब दूसरे डोज की प्रक्रिया भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख, झारखंड, असम, यूपी, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा चुका है। भारत में बीते 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो गया है। सरकार पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा रही है। नए स्ट्रेन का हाल देश में वायरस के कुल 187 मरीज मिल चुके हैं। आईसीएमआर, एनआईवी मिलकर SARS और CoV-2 के दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट को आइसोलेट और कल्चर करने की लगातार कोशिश कर रही है। यूपी में इसको लेकर खासी दहशत है। लोग कोरोना काल को याद कर सहमे हैं, कहीं दोबारा नए वायरस का प्रकोप ना शुरू हो जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो स्थिति बन रही है नए स्ट्रेन को लेकर और जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी, देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से दिख रहे हैं। कम से कम 4 राज्यों के आंकड़े देखें तो ऐसा लग रहा है, जो हम आपको रेफरेंस के जरिए भी दिखा रहे हैं। देश भर के 72% एक्टिव केस है। 72% एक्टिव केस है। कुल मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 9 लाख के पार जा पहुंचा है। 1,55,850 मरीजों की मौत हो चुकी है और आंकड़े कोविड-19 इंडिया की वेबसाइट से ये लिए गए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, दोबारा से ये कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को भी राज्य में 23 मौतें हुई हैं, जिसने हिला के रख दिया है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 20,67,000 के पार जा पहुंचा है। अब तक 51,552 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोविड की नई लहर की आशंका है। कहीं ये नई लहर उत्तर प्रदेश में ना आ जाए, इसके ये डर, अब ये खौफ देखने को मिल रहा है। आपसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त सुबह बोलेगा के कार्यक्रम देख रहे हैं, जो इस वक्त बहुत से बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जिनको ये लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना चला गया है, अब तो वैक्सीन आ गई, अब तो डरने की जरूरत नहीं है। वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। ये तादाद बहुत बड़ी है और इससे बड़ी तादाद वो है जो अफवाहों में डूबी हुई है। तो सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और गुजारिश है कि जहन के अंदर अफवाह को बैठने ना दें। नया स्ट्रेन आ चुका है और कोरोना जिस तरह से अपने प्ररूप को लगातार बदल रहा है, तो ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बन रहा है। हम मानते हैं हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन के साथ हमें एहतियात बरतनी है। कोरोना कहीं जाएगा नहीं।
कोरोना आपके साथ रहेगा, ये बिल्कुल आपको मान लेना है, ठान लेना है। वैक्सीन हमारे पास आ गई है, वैक्सीन बचाव के लिए आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकती है, आप अब कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल में 61,550 एक्टिव मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों में तेजी से कोरोना जो है वो फैल रहा है। अब आप सोचिए कि अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सुबह बोलेगा मैं, आप कॉल भी करिए, अपनी बात रखिए, मुझसे आप सवाल ही पूछ सकते हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? क्या ये अफवाह फैला रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या पूरी दुनिया में तमाम ऐसे मुल्कों में जो कोरोना है, तो क्या तो और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे इस वक्त आपको लेके चलते हैं। देखा होगा, एक इंडस्ट्री कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। बंद पड़े जितनी चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जहां तक बात थी, आप जानते हैं केला, मखाना, मकई, जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफ़ी लाभ हो, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल के भाषण बजट का जब शुरू हुआ तो कोरोना काल का जिक्र किया गया, जिसमें कि साफ और साफ सरकार ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला। क्या इंतजामी थी रेलवे का टिकट के बारे में, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और जितना फर्जीवाड़ा डेटा के साथ बिहार सरकार ने किया है, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा हुआ होगा। बजट का में जो जिक्र किया गया कि भाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, ये हम आपको बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हमारे संकल्प में था, राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र था। कहाँ लाएंगे? तो राजगीर में। ये जो राजगीर में जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसी को नामकरण खाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिया जाएगा? यानी काम तो हमारी जब महागठबंधन की सरकार थी, ये तब इसका शुरू किया गया। उस जमीन की घेराबंदी भी हमारे समय में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से ठगने की बात पूरी तरीके से बिहार को झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई कि 20 लाख जो है सृजन करेंगे। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मैप है, कैसे देंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे? जब बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं लगेगा, कारखाने ही नहीं लगेंगे, तो कहां से लोगों को रोजगार? आईटी सेक्टर तो दूर की बात, आईटी हब बनाने की दूर की बात, पलायन रोकने पे कोई चर्चा नहीं की गई। तो हर तरीके से बजट जो है पूरी तरीके से फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चमकी बुखार की बात आपने देखी होगी, क्या हालात है बिहार के अस्पतालों की। जल जमाव का क्या स्थिति है, उसके लिए लोग अलग से इन लोगों ने बजट बनाया है क्या? तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे बजट को लेकर, और किस तरह की बिहार में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर, उद्योगों को लेकर, उसके बारे में वो अपनी बात साझा कर रहे थे, अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखते। लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं। हम बात कोरोना
की कर रहे हैं, नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं और ये कितना खतरनाक है इसके बारे में हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरे वेव की जो डर अब लोगों में देखने को मिल रहा है, लोगों में तो ज़्यादा नहीं कह सकते डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर ठानने की ज़रूरत है कि अभी कोरोना है। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफवाह की बात कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसी पर हम कार्यक्रम करें। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़े, जल्दी से आपको उनसे तारुफ करा दें। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता इंदौर से इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश शुक्ला जी हमारे सहयोगी हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सीधे रुख करते हैं सीधे डॉक्टर MC मिश्रा साहब के पास। MC मिश्रा साहब, ये जो आंकड़े जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रफ्तार कोरोना पकड़ रहा है, क्या देश में कोरोना की दूसरी वेव का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बारे में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं रहे उसे? क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न किया और आपने उसका वो परिप्रेक्ष्य वो भी बताया कि जब केसेस कम होना शुरू हुए तो लोगों में, और फिर वैक्सीनेशन शुरू हो गया, तो लोगों में कुछ एक तरह की ये भरोसा आ गया कि अब कोविड खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जबकि बार बार हम लोग आप लोगों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया में भी ये बात कह रहे हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड पूरी तौर से मौजूद है और थोड़ी सी भी लापरवाही, कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, तो वही हाल हो सकता है अगर लोग नहीं चेतेंगे। तो लोगों को ये समझना कि बचाव के उपाय जो 10 महीने से अब लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, और जो भी लोग कर रहे थे उससे केसेस में कमी आई और वो एक अच्छा संकेत था। वैक्सीन बन गई, वैक्सीनेशन शुरू हो गया और लोगों को थोड़ा धीरज और रखना पड़ेगा 6 महीना, कि अभी कोई इस तरह की बात ना करे कि फिर से हम वापस जुलाई अगस्त की तरह आ जाएं या सितंबर की तरह आ जाएं। वो एक बहुत गंभीर अवस्था बन जाएगी और ये उसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए, एक तो पूरी तौर से ओपनिंग हो गई है, सब जगह कोई रोक नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, कार्यक्रम, शादी ब्याह और पार्टी, रेस्टोरेंट्स फुल हैं, जहां भी जाओ देखने को मिलता है। और मार्केट्स में पूरी तौर से, और लोग उसमें सावधानी नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात ये है, अब जो आवश्यक है कि वैक्सीन लग गई तो भी और वैक्सीन नहीं लगी तो भी हमको सावधानी बराबर लेनी पड़ेगी। उसमें कोई भी ढिलाई करेंगे तो ये केसेस में जो बढ़ोतरी आज महाराष्ट्र में देखने को आई है, केरला में देखने को आई है, ये कहीं पे भी हो सकता है और होगा अगर लोग एहतियात नहीं लेंगे। ये बिल्कुल हम लोगों को इस बात की पूरी आशंका थी, जनवरी में थी। ईश्वर की कृपा से जनवरी निकल गया, लोगों ने सावधानी बरती और ठीक रहा। लेकिन अब जो पिछले 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में खास तौर से, केरला में खास तौर से, और हमको भी निमंत्रण अभी भी आते हैं, लेकिन मैं आज भी 27 फरवरी का एक निमंत्रण है जिसमें वो एक मीटिंग करनी है, उसमें डिनर भी रख रहे थे, तो मैंने खुद स्वयं मना किया कि डिनर मत रखिए और मीटिंग को भी वेब लिंक पे कर लीजिए, जूम पे कर लीजिए या जो भी माध्यम से आप करना चाहें कर लीजिए। फिजिकल मीटिंग्स अभी नहीं करें। जितनी सिलेक्शन कमेटी हमारी हो रही है जिनमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, सब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और बहुत सारा काम हम लोग ऑनलाइन, लोग घर से काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा सबसे फिर से हाथ जोड़ के कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है और एक संक्रमित व्यक्ति बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, और ये हमने बेंगलोर में भी देखा, ये हमने स्कूल्स में भी देखा
और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि स्कूल से अगर बच्चे घर लाएंगे इन्फेक्शन, तो माँ बाप और उनके दादा दादी नाना नानी और जितने भी बुजुर्ग हैं घर में उनको भी होगा। और फिर वो जो आपने देखा कि कैसे हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है और फिर उसमें आईसीयू की भी जरूरत पड़ती है, तो हम नहीं चाहते कि हम पुनः सितंबर अक्टूबर नवंबर की अवस्था में पहुंचे जब बेड्स की कमी हो, आईसीयू बेड्स की कमी हो, लोगों की मृत्यु हो। तो ये बचाने के लिए लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ले ले। मैं तो ये कहता हूँ मास्क आप कोविड के लिए नहीं, पॉल्यूशन के लिए लगा लीजिए, और मास्क लगाने से ही बहुत बचाव हो जाता है। और उसके साथ जितनी भी दूरी बना के रख सकते हैं वो रखेंगे तो बिल्कुल बचाव हो जाएगा। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, क्योंकि ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स प्रमुख है उन्हीं ने कहा है कि भाई वो कह रहे हैं नए स्ट्रेन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, ख़तरनाक है, और ऐसे लोग जो दोबारा संक्रमण कर सकता है जिनमें पहले से एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, क्या जिन्हें वैक्सीन लगाई जा चुकी है, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, उन्हें भी कोरोना हो सकता है, ये जो नया स्ट्रेन है सर? हाँ, ये उन्होंने, डॉक्टर गुलेरिया ने यही कहा है और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि कुछ म्यूटेशंस हैं जो ये वैक्सीन्स कवर कर लेंगी, बट हो सकता है बिल्कुल अगर शिफ्ट हो जाएगा। दो तरह के म्यूटेशंस होते हैं, एक जो जीनोम होता है वायरस का वो ड्रिफ्ट कहलाता है, एक शिफ्ट कहलाता है। अगर टोटल शिफ्ट हुआ और नया वायरस ही बन गया वो, तो फिर दिक्कत आएगी, फिर ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो ये अगर हो जाएगा तब मुश्किल आ सकती है, और हमने देखा भी है। लेकिन अभी तक का जो हम लोगों के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे यहाँ कितने म्यूटेशंस गंभीर अवस्था वाले पहुंच गए हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो भारत सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने एयरपोर्ट्स पर करना चाहिए, कहीं से भी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर जो भी यहाँ पहुंच रहे हैं भारत, उनकी बहुत गंभीरता से सारे एयरपोर्ट्स पर जांच होनी चाहिए और उनका क्वारंटीन फिर से शुरू होना चाहिए। क्योंकि ये लोग, आपने देखा, याद होगा आपको, पिछले मार्च में बहुत सारे लोग जो बाहर से आए उनको स्टैंप लगा लगा के भेज दिया कम्युनिटी में कि सेल्फ क्वारंटाइन घर में कर लें, होम क्वारंटाइन करें। लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी, लोग कम्युनिटी में गए और हम लोगों ने देखा किस तरह से संक्रमण फैला उन लोगों की वजह से। ये इधर भीलवाड़ा में फैला, और जगहों पे फैला भारत में। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो म्यूटेशंस है, कुछ म्यूटेशंस हो सकता है ये वैक्सीन्स कवर न कर पाए, तो अवस्था और वैक्सीन का भी उतना फायदा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन दोबारा बनने में उस म्यूटेंट वायरस के समय लगता है, इतना जल्दी नहीं वैक्सीन बनती। फिर वैक्सीन बन जाए, फिर उसका ट्रायल और ये लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस बीच मीना एक दर्शक हमारे साथ है। मीना, अपनी बात को रखें। ठीक है, शायद मीना से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, वरिष्ठ डॉक्टरों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। आप चाहें तो उनसे भी किसी तरह का कोरोना को लेकर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई एहतियात किसी चीज़ के बारे में अगर आप चाहें तो जानकारी भी ले सकते हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ राजीव कक्कड़ साहब है। राजीव कक्कड़ साहब, ये स्थिति जो मौजूदा वक्त से बनती जा रही है, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, और जिसका डर अब हर जगह देखने को मिल रहा है, मैं आऊँगा इस पर। मीना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। मीना, अपनी बात को रखें। मीना, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही? जल्दी से आप अपनी बात को रख सकती हैं। जी जी, क्या कहना चाहती हैं आप, बोलिए। गुरुजी, मैं क्या कहते अपने घर के बारे में पूछना चाहती, बेटी के बारे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि उसके लिए आप हमारे ही चैनल पे दूसरे प्रोग्राम में कॉल करें। फिलहाल आज हम कोरोना पे बात कर रहे हैं, तो कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजीव साहब, क्या कहेंगे ये मौजूदा स्थिति जो बन रही है और जो नई वेव, वो दूसरी वेव के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितनी खतरनाक है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। जैसे कि 20 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक, और 1.5 लाख इंडिया में गए हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों ने जितना डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग उतना ज़्यादा एहतियात नहीं बरत रहे हैं, एकदम से हम फ्री हो गए हैं।
केवल वैक्सीन के नाम पर ही हम लोगों ने फ्रीली घूमना शुरू कर दिया है, पार्टीज करनी शुरू कर दी है, वो गलत है। अभी ये कहना कि ये सेकेंड वेव है कि पहले ही वेव अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल ये है कि पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स एकदम से महाराष्ट्र में और साउथ में बढ़ने शुरू हो गए हैं, यूपी में भी वो आ सकते हैं। म्यूटेशन की बात करें तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, ड्रिफ्ट है या शिफ्ट है, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। अगर वैक्सीन अगर हमारी लग भी जाती है, उसके 40 दिन के बाद में हम लोग को उसका एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, जो कि 70 to 90% होती है। इसलिए जो वैक्सीन जिनको लग रही है उसमें ये सोचना नहीं चाहिए कि वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं, उसमें एलर्जिक फिनोमेना तो नहीं है, वो हमें सूट करेगी कि नहीं करेगी, हमें डायबिटीज़ है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें किसी तरह की एलर्जी है, तो इसलिए हमें वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है, वैक्सीन बहुत सेफ़ है। जो कोविशील्ड है ये डेड वायरस से बनी हुई है। कोविड जो सेकंड वैक्सीन है वो भी आरएनए वायरस, ये भी एक सेफ वायरस की वैक्सीन है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए हम लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए और जो गवर्नमेंट मेजर बता रही है, जो डॉक्टर, जो हेल्थ वर्कर मेजर्स बता रहे हैं, उनको करना चाहिए। जहाँ तक एलर्जीज़ की बात है, लोग अक्सर कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती है, ये सबके लिए सेफ़ है। 70% पॉपुलेशन को किसी न किसी तरह की एलर्जी होती है, किसी को राइनाइटिस होती है, जुकाम होता है, किसी को सांस होती है, तो उनको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं। अनलेस एंटिल अगर किसी को एनाफिलैक्सिस है, किसी भी दवा से ये रिएक्शन हो कि उसको आईसीयू में जाना पड़ा, तो उनको अपने हेल्थ वर्कर को बताना चाहिए। कुछ लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको सीएनएस की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक हो चुका है, वो खून पतला करने वाली दवा या लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, बहुत थिन इंजेक्शन से लगाई जाती है। मैक्सिमम होगा, थोड़ा बहुत पेन होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत पेन होता है। कुछ लोगों को हल्का फीवर आता है, जो कि ये शो करता है कि आपकी बॉडी में वैक्सीन लगी है, उसका रिस्पांस आना शुरू हो गया है। वैक्सीन हर तरह से सेफ़ है। अगर आपको कोई विशेष परेशानियां हैं तो उसके लिए ना लगाएं। प्रेगनेंसी में और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में वैक्सीन नहीं दी जाती है, इसलिए नहीं कि वैक्सीन उनके लिए हार्मफुल है, इसलिए कि उनके ऊपर ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन अगर बहुत तेजी से इन्फेक्शन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो हमें रिस्क ले लेना चाहिए। मैं एक से कुछ दर्शक हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी बात आ जाए। ब्रज कुमार जी फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। ब्रज कुमार जी अपनी बात को रखें। ब्रज कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को आप रख सकते हैं। सर, जो हम अभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे मास्क पहनना या हाथ धोना, उसके अलावा और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको इस नए वायरस से बचने के लिए? कक्कड़ सर, जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है, अभी तक हम लोग उसी से ही बचे हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको हाथ अच्छे से धोना चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में आए हैं, वहाँ से आए हैं, अपने शूज़ अपने घर पे ना लाइए, उसको बाहर उतार के लाइए और लाने के बाद सारे कपड़े बाहर उतार के रखिए, उसको अलग इसको वॉश करिए, नहाना शुरू कर दीजिए। बाहर से आने के बाद नहाइए और शैम्पू धो करके, शैम्पू से अच्छी तरह बाल साफ़ करके ही और लोगों से मिलिए। अगर किसी भी तरह का आपको लगता है एक्सपोज हो चुके हैं तो फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट कर दिए। सिम्टम्स होने पर डॉक्टर से फ़ौरन परामर्श करिए। कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है, इसलिए आपको हर तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है। इमरान मुरादाबाद से इस बीच एक दर्शक है। इमरान, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, इमरान से हमारा शायद संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जुड़ने के लिए। सर अपनी बात को पूरा करें। कक्कड़ सर जी, अपनी बात को मुकम्मल हाँ, करें। तो वैक्सीन, हम वही बोल रहे थे कि वैक्सीन आपको बहुत तरह सेफ़ है और इसको हम लोग को हर हालत में इसको लगाना चाहिए। किसी भी तरह का इसका कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। यही बात जो सर आपने कही कि 40 दिन लगते हैं हमारी बॉडी में जिसे कह सकते हैं एंटीबॉडीज डेवलप करने में सर, तो क्या उसके बाद भी फिर हमें नया स्ट्रेन, जैसे ये दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन है और तमाम तरह के अब ममालिक के स्ट्रेन जो चले आ रहे हैं सर, तो क्या हम इससे फिर इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, अगर डिपेंड करता है कि अभी इस वैक्सीन या स्ट्रेन के बारे में अभी हमें ये नहीं मालूम है कि एक्चुअली ये कितना ज़्यादा इसमें म्यूटेशन हुआ है।
जहाँ तक अभी जितने भी स्ट्रेन हैं उनके लिए दोनों वैक्सीन हमारी कारगर है, इफेक्टिव हैं, और अभी तक जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई है, जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उसमें भी अभी हमें ये नहीं मालूम है कितने दिन तक एंटीबॉडीज़ रहती हैं। ये आरएनए वायरस है, ये म्यूटेशन होने के लिए बहुत ज़्यादा नोटोरियस होता है, और जो एंटीबॉडीज जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है हर साल हमें देना पड़ता है क्योंकि वायरस म्यूटेट कर जाता है। अगर इसमें हमारी एंटीबॉडीज 1 साल भी रहती हैं तब भी हमें 1 साल के बाद शायद दोबारा वैक्सीन देने की ज़रूरत रहती है। जहाँ तक अभी हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, 50% पॉपुलेशन दिल्ली में हमारी इन्फेक्ट हो चुकी है और उससे एंटीबॉडीज़ बन गई है, इस पर कतई आप मत जाइए। कुछ लोगों में 50% है, कहीं तो 5% ही लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। उनकी भी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा है, म्यूटेशन के स्ट्रेन से कितना एक्सपोजर हुआ है, इसलिए हम लोगों को उसमें भी बचा करके रखना है। और अगर आपको वैक्सीन पहली शॉट लगने के बाद में जो दूसरी शॉट लगती है उसके 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है एंटीबॉडीज़ बनना कि आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या आपकी लाइफस्टाइल इस तरह है कि एंटीबॉडीज़ आपकी ज़्यादा नहीं बन रही हैं, तो आप उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर होंगे। एक्सपोजर होने के बाद आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब वैक्सीन लगे बहुत ज़रूरी है उस पीरियड में अपने आप को कंट्रोल करके रखें, अच्छी नींद लें। एंटीबॉडीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छी व्यायाम करें और स्वस्थ रहें, जिससे कि आपको एंटीबॉडी नेचुरल वे में एंटीबॉडीज़ बने। ये बहुत अहम बात डॉक्टर साहब ने की जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दिनेश शुक्ला हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हैं। दिनेश, क्या जानकारी है महाराष्ट्र मुंबई में जो स्थिति बनी हुई है, और सीएम उद्धव ठाकरे ने इस दौरान चेतावनी भी दी है कि अगर लोग कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं तो हम पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा देंगे। किस तरह से संक्रमण फैल रहा है दिनेश, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपने सुना, सही सुना, माननीय उद्धव ठाकरे ने कहा 8 दिन का समय दिया। अगर लोग खुद नहीं सुधरे, उनका कहना है कि मैं जिम्मेदार हूं अभियान के तहत एक उन्होंने अभियान चला, कहा कि अगर लोग खुद नहीं सुधरेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो मजबूरन हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको रोक रहा हूँ दिनेश। मोहम्मद अकरम रुड़की से इस बीच एक दर्शक है, मैं आऊंगा। मोहम्मद अकरम, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हारिस भाई नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना ये चाहते हैं, भारत में जब घोटालों से बचेगी तब स्वस्थ स्कीम चलेगी ना। स्कीम तो जब ही कामयाब होती है जब कोई तरह का राजनीति कम हो। यहाँ तो सभी तरह की राजनीति इस भारत में, और पोलियो में भी आपने देखा वैक्सीनेशन जो हुए तो उसके अंदर भी तमाम सारे जो है घोटाले पकड़े गए। इसमें भी टेस्टिंग का घोटाला है, वैक्सीनेशन का घोटाला है और लगाने का भी घोटाला है। अभी देखिए, औरतें जो गर्भवती हैं उनके लिए भी कोई टीकाकरण नहीं लगाया गया, न वैक्सीन बनाई गई। तो इससे उम्मीद करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम। जो आपने सवाल पूछा है मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत
और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वेरिएंट का दहशत, इस पर हम बात कर रहे हैं और इस वक्त रिजवान बिल्लौर से हमारे साथ एक दर्शक है। रिजवान, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग कोरोना को भूलते गए, 2 गज की दूरियां भूलते गए हैं, सैनिटाइज करना भूलते गए हैं। रोड पे अभी भी हम बिल्लौर में ज्यादा दूर नहीं जाइए, कानपुर जिले की बिल्लौरी में देख लीजिए, चुनाव का माहौल है, लोग जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। और महाराष्ट्र से जो मामला सामने आया है कोरोना का, उससे दहशत है, लेकिन फिर भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। अभी 22 फरवरी है आज, और यही 1 महीने बाद 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से लॉकडाउन लगता गया। इस पे सीधा सीधा फर्क आम जनता पे होता है। और जो नेता हैं अपने चुनाव के टाइम जो है जनसेवा सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कोई लागू नहीं है। धारा 144 भी लागू है कानपुर जिले में। और कल ही देख लीजिए, कल शिवराजपुर चौरपुर में प्रगतिशील पार्टी की तरफ से जनसभा रैली को करी गई। सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वहां पर रहे, लेकिन कोई नियम बिल्कुल साफ पर है, कोविड के नियम। बहुत अच्छी बात रिजवान ने कही, बिल्लौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ बातों ही बातों में एक संदेश भी दिया जो बहुत अहम है, जिसको तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, जिसे समझने और मानने की ज़रूरत है। लेकिन बकर साहब, मोहम्मद अकरम जुड़े हुए थे जो टीके की बात कर रहे थे और गर्भवती महिला को लेकर, और खैर वो एक अलग विषय पर भी गए कि जिस तरह से आपदा को अवसर में तब्दील किया गया, लेकिन खासकर जो वैक्सीनेशन में गर्भवती महिला को लेकर उन्होंने जो बात की, उस पर लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? गर्भवती महिला और 18 साल से छोटे बच्चों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कोई ट्रायल नहीं हुआ है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन उनके लिए सेफ़ है या उनके जो बच्चा है पेट में उसके लिए सेफ़ है, इसलिए वैक्सीन दी नहीं जाती है, नहीं बच्चों को, नहीं गर्भवती महिला को, क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए उनके लिए कोई नहीं हुआ। और ये केवल इंडिया में नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे इसके लिए कोई ट्रायल नहीं हुआ है। अभी जिन लोगों को वैक्सीन मिली है, कम से कम वो लोग तो ले लें, उसके बारे में तो ये ना सोचे कि हमें लेनी है कि नहीं लेनी है, सेफ है कि नहीं है। ये तो वॉर इज गोइंग ऑन, गोलियां चल रही हैं, आपको उसके ऊपर लड़ना है, इसमें फोकस रखना है कि हमें किसी तरह इस जंग में जीतना है। उसके लिए हर हालत में जो आपके पास हथियार हैं उस पे काम करना है। अभी आपके पास मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, उसके ऊपर आपने काम करा, आप सक्सेसफुल हुए। दूसरा हथियार आपके पास वैक्सीन है, इससे बड़ा हथियार ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं है, ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में, उस पर आप चॉइस मत करिए, उसके बारे में आप दूसरा थॉट मत दीजिए। आपके पास है, इसका इस्तेमाल करिए और जो आपको मिल रहा है उसको लीजिए। लेकिन उसके पहले भी और उसके बाद भी जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों की, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना साबुन से, पब्लिक प्लेस में ना जाना, अपने आप को सफलता से उसके लिए बचाव करना है और अपने घर वालों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए आपको बचना होगा। यही एक है। अगर एक बार लॉकडाउन शुरू हो गया तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा परेशानी गरीबों को होती है, सबसे ज़्यादा उनको है, बीमारी से ज़्यादा उनकी रोजी रोटी जाती है। तो इसलिए सबके लिए बेहतर है कि सारी चीज़ें करिए, जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल पूरी तरह से करिए। ठीक है, दिनेश भी हमारे साथ, दिनेश शुक्ला हमारे सहयोगी मुंबई। दिनेश, अपनी बात को पूरा करें। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि पहले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन होने के बाद धीरे धीरे सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया, लोगों ने उसका पालन किया। पालन करने के बाद आंकड़े बहुत कम पे आ गए, ग्राफ गिर गया, 300 से 400 रोज मिलने लगे। लेकिन एकाएक 8 दिन के अंदर
800 से 1000 मरीजों का तादाद बढ़ने लगा। जैसे जैसे मरीजों का तादाद बढ़ने लगा, संक्रमित लोग मिलने लगे, उसी तरह सरकार जो है एक बार फिर दिक्कत में आ गई है और लोगों से प्रशासन के माध्यम से जगह जगह तादाद क्यों बढ़ रही है? पीछे की क्या वजह नजर आ रही है? क्यों अचानक ये तादाद हाइप ले रही है, बढ़ रही है? वजह यह है सर जी कि लोग, कहने का मतलब जागरूकता के बाद भी लोग अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे भीड़ उसी तरह से चल रही है, मुंबई लोकल चल चुकी है, गर्दी इतना ज्यादा है कि उसमें किसी को रोक ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आए दिन ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिला प्रशासन को जो दिशा निर्देश दिया गया, जिला प्रशासन भी जागरूकता के प्रति निर्देश दे रहा है, लोगों में जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए एक तरफ कुछ लोग जागरूक हो करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो वही इतने ज्यादा सारे लोग हैं जो कि इसको सिरे से नकार दिए हैं, मास्क तक नहीं लगाते, भीड़ों में से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र में दिनेश किस तरह से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और उसको लेकर क्या एक्शन प्लान सरकार का है मौजूदा वक्त में, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, मौजूदा वक्त में सरकार ने जगह जगह लोगों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि यदि लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ सख्ती किया जाए। जैसे कि कोचिंग क्लासेस है, स्कूल है, शादी विवाह के मंडप हाल हैं, वहां पर कम से कम लोगों को ये दिशा निर्देश दिया गया, गर्दी ना लगाएं, भीड़ ना जमा करें। प्रशासन पुलिस के साथ मिल करके दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहा है। ठीक है, साफ तौर पे आपने सुना दिनेश ने जो जानकारी दी। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी। MC मिश्रा साहब, एक तरफ तो डॉक्टर साहब राजीव कक्कड़ साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई हम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास ये जो वैक्सीनें हैं ये ब्रह्मोस्त्र है, लेकिन अब जो ये डिफरेंट ममालिक से वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं, क्या ये जो वेरिएंट वाली मिसाइलें, इसका हमारी ब्रह्मोस्त्र तो सामना कर पाएगी? और दूसरी ये जो चेंज चल रही है, जैसे दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट हो गया, तमाम ऐसे मुल्क है जहाँ पे नए वेरिएंट डेवलप होंगे और वो जो है हिंदुस्तान में, इंडिया में आ सकते हैं, ये स्थिति को किस तरह से आप देखते हैं सर? थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि जो वैक्सीन्स अभी बनी हैं वो वैक्सीन्स, ये माना जा रहा था वैज्ञानिकों द्वारा कि ये वैक्सीन्स जो वायरस में माइनर ड्रिफ्ट्स हैं उनमें काम करेंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में खास तौर से जब कोविशील्ड गई और उन्होंने कुछ अपने परीक्षण किए उनके वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने ये पाया कि गंभीर अवस्था में म्यूटेंट वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन कारगर उतनी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कोविशील्ड को प्रयोग को रोक दिया अपने यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ म्यूटेंट वायरसेस काफी मात्रा में थे। और फिर तो ये एक अवस्था सामने आई है कि अगर बिल्कुल शिफ्ट हो गया है, वायरस का चरित्र ही बदल गया है, तो शायद ये जो अभी बन गई है वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड हमारे देश में जो चल रही हैं, ये शायद पूरे शिफ्ट के लिए अगेंस्ट काम न करें। इसीलिए हम लोग और आप लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं और बार बार इस बात को ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं कि लोग ये न माने कि कोविड समाप्त हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, जो म्यूटेशन वाले वायरसेस को लेके आ सकते हैं, उन पूरी संभावना है इसकी, उनसे दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, खुद भी लगाएं, उनको भी लगवाएं जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं। और एयरपोर्ट्स पे बहुत सख्त चेकिंग होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, और उसमें जो हमारी लैब्स हैं, स्पेशल लैब्स हैं जो जीनोमिक स्ट्रक्चर वायरस का देखते हैं, पूना में है और जगहों पे भी है, उनमें जब तक ये तय न हो जाए कि ये क्या सेम वायरस है या म्यूटेंट वायरस है, तो उन लोगों को पूरे 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए, और जब तक वो नेगेटिव ना हो जाए उनको लोगों से ना मिलने दिया जाए, क्योंकि 1, 2, 10 व्यक्ति इसमें 1000 लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। और जो अवस्था हमारे यहाँ जुलाई से लेकर नवंबर तक चली,
जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, और उसका एक कारण हम लोगों ने नवंबर में आपके ही चैनल के माध्यम से ये कहा भी था, क्योंकि ये म्यूटेंट वायरस जो यूके वाला था, ये वहां पे अक्टूबर में नोटिस किया गया उसको, और नवंबर में हमारे यहाँ केसेस की संख्या बढ़ी, और तब इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउड था। इंटरनेशनल ट्रैवल जो बंद हुआ है वो दिसंबर में बंद हुआ है या नवंबर के आखिर में। तो काफी लोग उस तरह के आ गए जो म्यूटेंट वायरस को लेके आए, और ठीक है, उससे उतनी गंभीरता नहीं पैदा हुई, अच्छी बात है, लेकिन अगर पैदा हो जाए तो फिर बहुत संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को बहुत केयरफुली ये मॉनिटरिंग करनी है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनमें एक तो इनके कल्चर्स, वायरस कल्चर होने चाहिए, सब काफी जितने लोगों के भी हो सकते हैं। दूसरे, बहुत सख्ती से इनका क्वारंटीन, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, सरकार ने निर्णय लिए भी हैं कि जिस भी बिल्डिंग में 5 से ज्यादा लोग, 5 और उससे अधिक लोग संक्रमित पाए जाएंगे, उनको बिल्कुल सील कर दिया जाएगा, उनमें आवागमन रोक दिया जाएगा। और लोगों को अभी पार्टीज में साथ बैठ के खाना नहीं खाना, बंद कमरे में चर्चाएं नहीं करनी है, खुली हवा में करनी है। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगा के, क्योंकि मास्क, केवल मास्क लगाने से काफी संक्रमण रुक जाता है। और कोशिश ये करें लोग कि जैसे अस्पताल में मैं तो 2 मास्क लगाता हूँ, अगर किसी से भी बात करता हूँ तो एक अंदर रहता है सर्जिकल मास्क, इसके ऊपर एक कपड़े का मास्क और मैं लगा लेता हूँ। ओटी में जाता हूँ तो मैं स्वयं 3 मास्क लगाता हूँ, उसके ऊपर एक N95 और लगा लेता हूँ। और अब चूंकि आदत भी पड़ गई है तो इतना उससे कोई, जो लोग कहते हैं घुटन महसूस होती है, कोई घुटन नहीं महसूस होती, और बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, हम लोगों का भी और बाकी लोगों का भी ठीक रहेगा। इसलिए ये बहुत साधारण प्रिकॉशन है, बचाव है, जो सस्ता भी है और जो बहुत अच्छे से जल्दी से लगाया जा सकता है। घर में भी कोई आ रहा है, विजिट कर रहा है, जिसका आपको स्टेटस नहीं पता वो और किन लोगों से मिलके आया है, काम वाले भी आए हैं, खाना बनाने वाले या सफाई करने वाले, तो ये सब प्रिकॉशन हमको अभी भी और ज्यादा लेने पड़ेंगे जब तक हमें ये क्लैरिटी न हो जाए अगले 1 महीने में कि ये जो संक्रमण है किस तरफ जा रहा है। और हम नहीं चाहेंगे कि ये जुलाई से सितंबर वाली अवस्था में पहुंचे। ठीक है, अभी 11,000 से 14,000 केस हुए हैं, तो अब हम लोग नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये केस 20,000 हो जाए, फिर 30,000 रोज आने लगे। क्योंकि अच्छी बात ये थी कि टेस्टिंग बराबर हो रही थी और उस टेस्टिंग के चलते केसेस कम हुए थे और उसी टेस्टिंग के चलते केसेस ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो संक्रमण तो बढ़ रहा है, ये देखा भी गया है। बेंगलोर की एक पार्टी से 100 लोगों को हो गया, बच्चों को 100 बच्चों को हो गया। तो अब अगर इस तरह से लोग नहीं अपना ख्याल रखेंगे तो फिर हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। खक्कर साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो ये दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पैर पसार रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है? आखिर क्यों खासकर महाराष्ट्र और केरल या इन जगहों की बात करें जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह है? लापरवाही बड़ी वजह है, या जैसा कि जो है साफ तौर पे सी मिश्रा कह रहे थे कि भाई फ़्लाइट्स के बारे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि फ़्लाइट से लोग आए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही है। आप अगर पिछली बार जब इन्फेक्शन शुरू हुआ था, शुरुआत हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटी से होती है जहाँ बड़े एयरपोर्ट हैं, जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं। आज भी वही हुआ, वही महाराष्ट्र है, वही केरल है जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं। वहाँ से छन करके जो लोग पेरिफेरीज में आते हैं, एक डिफरेंट पैटर्न है, जो कि पैटर्न पिछले 8 या 9 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि बड़े शहरों से वो फिल्टर होकर के बीच में आता है। और गवर्नमेंट, कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स लिए हुए हैं बहुत अभी भी अटेंटिव है, अभी भी बहुत सख्ती से काम कर रही है। लेकिन कहाँ गलती है? गलती हमारे अपने में है, हम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो मास्क लगा के तो नहीं खाना खाएंगे, मास्क उतार के खाना खाएंगे। जिम शुरू हो गए हैं, जिम में बंद कमरे में जहां एसी चल रहा है 25-50 लोग हैं, और जब आप दौड़ेंगे, जब आप ट्रेडमिल पर चलेंगे तो आप गहरी सांस खींचेंगे। एक बार में जितना आप एयर अंदर लेंगे उतने ही नंबर ऑफ वायरस आपके अंदर जाएंगे। कुछ छोटी सी चीज़ें
सावधानी की चीज़ें अगर उसको आप ध्यान कर लें, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 महीने ये देखने की ज़रूरत है कि ये इन्फेक्शन किधर की तरफ जा रहा है। जहाँ तक वेरिएंट का बात है, बिल्कुल सही बात है, म्यूटेशन है, कितना ये फैटल है और इंडियन पॉपुलेशन के लिए कितना इसके ऊपर असर होता है, ये अभी हमें देखना बाकी है। एंटीबॉडीज़ जो बन रही हैं, जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनी हैं, पोस्ट इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़ बनी हैं, पोस्ट कोविड एंटीबॉडीज़ बनी हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, 3 महीने तो है ही है। लेकिन हर इंडिविजुअल का वो वेरिएशन होता है, किसी की एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, किसी की बहुत ख़राब बनती हैं। बट लेकिन ये बैलेंस इस बात पे, कोई भी इन्फेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है आपका बॉडी का रेजिस्टेंस, यानी कि इम्यूनिटी कैसी है, एंटीबॉडीज़ कितनी क्वांटिटी है और एक्सपोज़र कितना है। अगर आपको एक्सपोज़र ज़्यादा है तो एंटीबॉडीज़ हार जाएंगी। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, तो आपको इन्फेक्शन कम होगा या नहीं होगा। अगर आप वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्दर आपको शील्ड एक प्रोवाइड करी जाएगी जो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन उन सब के बावजूद भी आपको मास्क लगाना जरूरी है, आपको वही मेजर लेने जरूरी है जो अब से साल भर पहले आपने शुरू करा था। केवल जागरूक रहने की ज़रूरत है, अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे नहीं करता है, ये आपके अपने ऊपर, अपने हाथ पर है। और हमारे साथ दिनेश शुक्ला भी हैं। दिनेश, नए वेरिएंट को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? जो दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये किस तरह का वेरिएंट है और इस पर क्या कुछ काम चल रहा है? हेलो, हाँ दिनेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार रिपीट करिए सवाल सर। दिनेश, जो नए कोरोना के वेरिएंट सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसके पीछे की कहानी है कि लोगों में जागरूकता तो की जा रही है, लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, इसके लिए ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और जगह जगह सरकार जो है, पुलिस प्रशासन जो है, लोगों को जागरूक कर रहा है, दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। जहां रिक्शे में 3 लोग जाते थे, वहां पर 2 लोगों को जाने की अनुमति है। तरह तरह से किया जा रहा है। फिर भी कहने का मतलब कुछ ऐसे अपराधी तत्व के लोग हैं जो कि कुछ बात सुनते ही नहीं सरकार की। तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, मुंबई लोकल चालू है। मुंबई लोकल में जैसे गर्दी पहले रहती थी, भीड़ रहती थी, उसमें भी प्रिकॉशन लोग नहीं ले रहे हैं। ये सब तमाम तरह की समस्याओं के कारण आज पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं। दिनेश, ऐसे पेशेंट की तादाद क्या होगी जिनको वैक्सीन भी लगाई गई और उसके बावजूद भी वो संक्रमित हुए हैं? वैक्सीन अभी जो अधिकारियों तक लगी है, अभी आम लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है ना सर। अभी केवल इसमें जिला प्रशासन, कलेक्टर, आयुक्त, इन लोगों तक ही वैक्सीन पहुंची है। आम लोगों तक वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंची है। पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन वहीं जब हमने मानव आयुक्त से इसके बारे में जानकारी लिया तो उन्होंने का कहना यह था कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको वापस कोरोना नहीं होगा। इसलिए उनके लिए भी जरूरी है, आवश्यक है कि मास्क का उपयोग करें, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सारी चीजें जो है जिला प्रशासन की तरफ से लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो संक्रमण के जो रफ्तार है वो सीधे तौर पे, साफ तौर पे बढ़ रही है। लेकिन राजीव कक्कड़ साहब, क्या इस तरह के मामले को लेकर आपके में कोई जानकारी आपके पास है कि भाई जिसको वैक्सीन भी लगाई गई है, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, उनको भी जो है वो संक्रमण हो रहा है? जैसा अभी हमने बताया कि ये लोगों की गलत धारणा है कि वैक्सीन लग गई है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लग गई है। जिनको भी लगी है वो केवल हेल्थ वर्कर्स को लगी है और बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन को ये टच करा गया है। लेकिन उनकी अभी तो 1 शॉट लगी है। अभी हमने बताया था कि वैक्सीन की जो 2nd शॉट लगेगी, जो 1 महीने 28 दिन से 30 दिन या 40 दिन के बाद लगेगी, उसके 15 दिन के बाद में आपको एक एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। अभी वो ऑल ओवर इंडिया ऐसी किसी की स्टेज नहीं आई है जिसको 2nd डोज लग गई है, उसके बाद 15 दिन हो गए हैं। तो वैक्सीन लगना के बाद उसको हो जाना या नहीं होना ये प्रश्न नहीं है। अभी हमें बिल्कुल वैसे ही रख के रहना होगा
क्योंकि ज़्यादातर 90% पॉपुलेशन के तो अभी वैक्सीन लगी नहीं है। जितनों के लगी है उनकी भी एक शॉट लगी है, दूसरी शॉट अभी लगी है, लेकिन उसके भी 15 दिन नहीं हुए हैं। तो इन्फेक्शन के लिए तो हम अभी बिल्कुल ओपन है। और अगर 1.5 महीना हो भी गया है तब भी उसके बावजूद भी हमें वो पूरी प्रिकॉशन लगनी पड़ेगी कि हमें वैक्सीन लगी है, लेकिन हमें इन्फेक्शन 100% नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी सीवियरिटी कम होगी, हमें आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा, उसके प्रभाव कम होगा। लेकिन अगर हम उसको भी नहीं कंट्रोल करेंगे और लगातार इन्फेक्ट होते चले जाएंगे तो वो एंटीबॉडीज भी काम नहीं करेंगे। लेकिन एमसी मिश्रा साहब, ये जो बात कही जा रही है कि भाई केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने की बात कही है, म्यूटेंट स्ट्रेस में लगातार मॉनिटर करने के भी जो है वो निर्देश दिए गए हैं, मतलब ये एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, खासकर जो हम दूसरी लहर जो देख रहे हैं जिससे दहशत देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर राजीव कह रहे थे कि म्यूटेंट वायरस से अगर ये मान लीजिए, जैसे आपका पहले भी प्रश्न था कि वैक्सीन के बाद भी क्या संक्रमण हो सकता है, तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो हर व्यक्ति को, जिनको भी वैक्सीन लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी लेवल की नहीं बनती है, शरीर में भिन्न प्रकार से बनती है। किसी को बहुत अच्छी बन जाती है, जैसे साइड इफेक्ट हर एक व्यक्ति को नहीं हुए, कुछ को हुए कुछ को नहीं हुए। इसी प्रकार अब अगर वो म्यूटेंट वायरस जो हो गया है पूरा शिफ्ट जीनोम उसका, तो उसके अगेंस्ट अगर वैक्सीन काम नहीं करेगी तो उसको उस वायरस का संक्रमण तो हो ही सकता है। तो इसलिए ये मान के चलना कि वैक्सीन लग गई और अब हम केयर फ्री हो जाएं, ये उचित नहीं होगा। तो दूसरी बात आपने पूछी कि और क्या हम इसमें सावधानियां ले सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सबसे महत्वपूर्ण सावधानी जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो हमारे जो हवाई अड्डे हैं उन पे जितने भी लोग अराइवल्स हैं बाहर से, कहीं से भी, चाहे वो दुबई से हो, यूएई से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे वो यूएसए, यूके, चाइना, कहीं से भी हो, उनको बिना जांच की, और ये जांच अच्छी जांच आ गई है गुणवत्ता वाली, जो रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट भी काफी रिलायबली दे देती है, एक तो वो करें। और इनमें से रैंडम सैंपलिंग बराबर चलती रहनी चाहिए म्यूटेशन देखने के लिए, जितने लोग भी बाहर से आ रहे हैं, और उनको बहुत सख्त क्वारंटाइन जैसे मई में कर रहे थे कि 14 दिन से पहले रिलीज नहीं कर रहे थे होटल में से, वही प्रक्रिया इनकी करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को सिम्टम नहीं है तो 7 दिन कर दीजिए, उसको 7 दिन रख के फिर आप घर जाने दीजिए। तो ये सब सावधानियां हमको, और बाकी जो हमारे यहाँ जो लोग हैं उन लोगों को तो मास्क लगा लें और थोड़ा दूरी मेंटेन कर ले तो काफी हद तक संक्रमण को रोका जा सकता है। और बहुत ज्यादा सरफेस ट्रांसमिशन, या जैसे कल मेरे से किसी ने प्रश्न किया, क्या पैंट कमीज आप अब सारे जाड़े में एक ही कोट पहना या एक पैंट पहनी, अब उन्हीं कपड़े को आप क्या सैनिटाइज करेंगे और कितना करेंगे? तो ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप जितना भी प्रिकॉशन ले सकते हो उसको दूसरे कमरे में उतार दीजिए और फिर अपना हाथ मुंह धो लीजिए, तो उससे काफी आपको, अब जैसे अखबार की जो एक पहले शुरू में था कि अखबार भी धूप में रखिए, अब वो सब हम लोग नहीं कर रहे हैं उतना स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो देखा गया कि सरफेस ट्रांसमिशन जो है, कांटेक्ट ट्रांसमिशन ना के बराबर रहा। रिसर्च में भी ये सामने आ गई बात। पहले बहुत ज्यादा था कि ये डोर नॉब छू ली, वो डोर नॉब छू ली, फिर अब बाहर से जब भी हम आते हैं तो वैसे भी हाथ धोते हैं, वो जरूर करना चाहिए कि बाहर से आप क्या क्या चीज छू के आए हैं वो जरूर हाथ धोने चाहिए। अच्छा, मास्क लगा होगा तो ये भी समझना है कि मास्क लगा होगा तो मुंह पे हाथ आपका जाता ही नहीं है, क्योंकि आप, वरना हम लोग हमेशा हाथ को फेरते रहते हैं मुंह को बिना इनएडवर्टेंटली, चाहे अनचाहे हम लोग मुंह पे हाथ ले जाते हैं, कभी नाक छू ली, कभी मुंह छू लिया, कभी आंख छू ली, कहीं थोड़ा सा वो कर लिया। तो अगर मास्क लगा होगा तो हम लोग मुंह और नाक को नहीं टच करेंगे तो वो संक्रमण वैसे ही रुक जाता है। हाथ में वायरस है भी तो भी आपको नहीं जाएगा। लेकिन हैंड हाइजीन, बाहर से आए हैं, बहुत सारी चीजें छू के आए हैं लोगों से, अच्छा हाथ मिलाना नहीं है, ये भी अभी भी चलना चाहिए। वो हम लोगों का तो नमस्कार का जो
चलन है वही बहुत अच्छा है, और जितना दूर रह के मीटिंग करें वो बंद कमरे में ना करें। एयर कंडीशनिंग, अब गर्मी थोड़ी सी शुरू हो गई है दिन में, तो एयर कंडीशनिंग अभी अवॉइड करें, पंखा चला लें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है उन्हीं ने एक बात कही है कि वायरस से लड़ने के लिए कम से कम 80% जनसंख्या में एंटीबॉडीज होनी चाहिए सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं वो, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए जितनी ज्यादा लोगों को एंटीबॉडीज बन जाएं। इनफैक्ट देखिए हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी कोई इम्यूनिटी नहीं होती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर 70 से 80% लोगों में एंटीबॉडी बन गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई, अगर उनको वायरस लगेगा तो उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा तो वायरस को वो दूसरे को नहीं दे सकते, ये इसका मतलब होता है। लेकिन अगर वायरस मेरे में मान लीजिए एंटीबॉडी नहीं बनी, मैंने वैक्सीन नहीं ली या मेरे में एंटीबॉडी नहीं मिली और वायरस डायरेक्टली मेरे को किसी से आया, तो मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकी 70% जो वैक्सीन लगा के या उनको इन्फेक्शन होके एंटीबॉडी बन गई है, उनको मैं ट्रांसमिट नहीं कर पाऊंगा। तो ये हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है कि अगर 70 से 80% आबादी जो किसी भी ज्योग्राफिक एरिया की, भौगोलिक भूभाग की अगर संक्रमित हो जाती है वायरस से, जैसे देखा गया दिल्ली में अभी जो लास्ट सीरो सर्वे हुआ उसमें 49% से लेके 62% तक एंटीबॉडीज पाई गई। तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोगों को संक्रमण हो चुका है, ठीक हो चुका है, और उनमें अगर पूरी तौर से नहीं तो आंशिक तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई है। इसीलिए WHO ने भी कहा है, और एक कुछ देश हैं जिन्होंने स्टडी की है, जैसे फ्रांस है, उन्होंने कहा कि एक टीके की एक डोज काफी है, 2 डोज की जरूरत नहीं है जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है। क्योंकि वो उसी बेसिस पे बात कही है वैज्ञानिकों ने कि एक जो इन्फेक्शन से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है और उसको बूस्ट करने के लिए एक टीका लगवा लीजिए। दूसरा ये भी कहा है कि इसकी जो अंतर है 2 टीकों का, जैसे 28 दिन का अभी भारत में हम लोग लेके चल रहे हैं दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए, उसको कहते हैं बढ़ाया जा सकता है, उसको 8 हफ्ते या 12 हफ्ते तक किया जा सकता है। ये देखने में आया है कि एक इंजेक्शन से ही काफी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन रही है, ये स्टडीज में आया है सामने। तो WHO की जो अवधारणा है, लेटेस्ट रिकमेंडेशन, उसमें उन्होंने कहा स्पेसिंग 2 टीकों की बढ़ाई जा सकती है, जिससे आप ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं, और इसके लिए वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बहुत अहम बात डॉक्टर MC मिश्रा साहब ने कही। फिलहाल वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। राजीव कक्कड़ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और दिनेश शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत है, लेकिन वही बात मैं कहूँगा जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ये नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।